हेलो एवरीवन, मैं विनीत लाल आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग विश्व में जो एक समस्या बनकर उभरी है, कोरोना महामारी के बारे में बातचीत करेंगे। इस बातचीत में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत अभी तक इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ा है। जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना एक वायरस है और यह वायरस अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करते रहा है। यह एक नया वायरस है जो कि नवंबर-दिसंबर में चाइना में इसकी शुरुआत हुई। चाइना में माना जाता है, चाइना के क्लेम को अगर हम लोग स्वीकार करें तो एक वहाँ पे वेट मार्केट है और वेट मार्केट से माना जाता है कि ये वायरस मनुष्यों में आया, व्यक्तियों में आया है। और 7 जनवरी को पहला इन्फेक्टेड केस चाइना के वुहान शहर से आया और उसके बाद विश्व के अलग अलग भागों में, थाईलैंड और जैसे, और उसके बाद फिर विश्व के अलग अलग भागों में यह फैला और आज यह केवल एपिडेमिक ही नहीं बल्कि एक पैंडेमिक हो गया है जो विश्व के 185 से ज़्यादा देशों में यह फैल चुका है। अमेरिका जैसा देश इस महामारी से धराशायी होता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहाँ पे 10 से 12 लाख लोग वहाँ प्रभावित हो गए हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहर पूरी तरीके से क्षत विक्षत हो गया है। 70,000 से ज़्यादा लोग अकेले ही अमेरिका में मर चुके हैं इस बीमारी से। उसके अलावा विश्व के अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ के जो विकसित देशों में आते हैं, जैसे ब्रिटेन, स्पेन, इटली, ऐसा देश जहाँ पर 25,000 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं इस महामारी से। कोरोना जो है एक वायरस है और बीमारी है, उसका नाम है कोविड-19। कोविड-19 इसका नाम इसलिए रखा गया है, इसका एक्रोनिम है को, इन द सेंस CO से कोरोना, VI से वायरस एंड D फॉर डिजीज़ एंड 19 क्योंकि 2019 में यह महामारी विश्व के सामने आया, इसलिए इसका नाम रखा गया कोविड-19। दिस इज ए न्यू टाइप ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाई कोरोना वायरस। भारत में अगर आप देखें तो आज तक के जो रिपोर्ट आया है वहाँ पे 60,000 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। विश्व का दूसरा सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद और बहुत डेंस पॉपुलेशन होने के बावजूद, संख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होने के बावजूद, इसके अलग से अगर आप देखें तो जो एक यहाँ का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वह भी देखें तो विश्व के बहुत सारे भी जो विकसित देश हैं उसके अपेक्षाकृत तुलनात्मक दृष्टिकोण से हमारा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इन सबों के बावजूद भी अभी तक भारत के केस को अगर विश्व के अलग अलग देशों की तुलना करें तो पाते हैं कि हम काफ़ी हद तक इस मामले में अच्छा किए हैं और ठीक ठाक आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो भारत, जबकि यह कोरोना वायरस जब विश्व में फैल रहा था, सबसे पहले केस जो 7 जनवरी को आया, तो उसके बाद ही 8 जनवरी को ही इसके लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स का गठन भारतीय सरकार ने उस समय कर लिया था, जिसके कारण से वह उसको काम दिया गया था कि वह किस तरीके से ये जो वायरस है किस तरीके से अलग अलग भागों में फैल सकता है, इससे क्या हम लोग कैसे निपट सकते हैं, क्या क्या हम लोगों की सुविधाएं करने की ज़रूरत होगी, उसके लिए यह काम उनको दिया गया था। उसके बाद विश्व में जितने भी जगह पे इन्फेक्टेड जो प्लेसेस थे, वहाँ से जो प्लेन्स आ रहे थे, वहाँ से जो विमान आ रहे थे भारत में, उसके लिए एक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई और बहुत ही शुरुआती चरणों में, जबकि विश्व के लोग अभी बहुत ज़्यादा उसमें सीरियस नहीं हुए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जो सरकार थी इस तरीके से कोशिश किया कि शुरुआत के चरणों में ही उसको बंद किया जाए। लेकिन हाँ, कुछ लापरवाहियाँ हुई, कुछ नेग्लिजेंस हुए समाज के दृष्टिकोण से, व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी, और उसके कारण से यह धीरे धीरे रोग मार्च के बाद आगे फैलने लगा। लेकिन जब बहुत कम मामले ही आए थे उस समय, 24
मार्च को भारत के प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को अपने संबोधन में यह घोषणा की कि देश में 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया जाएगा। यह एक बहुत ही कठिन फैसला था। देश को लॉकडाउन करने की जो बात थी ना, मतलब उसका मतलब ये था कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, ना ट्रेन चलेगी, ना ही प्लेन चलेगी, ना और भी कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं होगी। इसका मतलब है कि देश पूरी तरीके से 21 दिनों के लिए रोक दिया गया है। यह जो कठिन फैसला था, यह बहुत ही सही समय पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह फैसला को लिया तो जो भारत की जनता थी, जो भारत के लोग थे, उसको स्वीकार किए और पूरी तरीके से जो सरकार के दिए गए दिशा निर्देश थे उनका पालन करने का संकल्प लिया। और इसलिए आने वाले दिनों में हम लोगों ने ठीक ढंग से प्रगति किया। जब 21 दिन यह लॉकडाउन हुआ तो 21 दिन जो पूरा हुआ 14 अप्रैल को 21 दिन पूरा हो गया, लेकिन 14 अप्रैल तक लगा, सभी राज्यों को लगा कि लॉकडाउन को और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी नए केसेस आ रहे थे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने राज्यों की सहमति से लॉकडाउन को 19 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया, जो 3 मई तक था। और 3 मई को भी राज्यों की सहमति से फिर से उसको 15 दिन बढ़ाते हुए 17 मई तक कर दिया गया। लेकिन इस बीच में जो बहुत सारे जो और भी कंपोनेंट्स थे, वह भी अब धीरे धीरे चुनौतियों के रूप में देश के सामने आने लगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था अर्थव्यवस्था, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था वह था माइग्रेंट लेबर का, जो कि प्रवासी मजदूर थे। उनके पास न ही खाने की व्यवस्था रह गई थी, न ही पीने की व्यवस्था रह गई थी, न ही उनके पास रोज़गार था, न ही उनके पास पैसे थे। तो एक बहुत ही गंभीर समस्या के साथ उनके सामने उसके साथ वो समस्या का सामना कर रहे थे। उनके सामने एक तरफ कोरोना जैसी महामारी थी, तो दूसरी तरफ भूखमरी जैसी समस्या थी। ऐसे हालात में जबकि चारों तरफ से, मुंबई से, सूरत से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, अलग अलग भागों से मजदूरों के आंदोलन जैसे शुरुआत होने लगी, तो भारत सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाएगी। और इस व्यवस्था के तहत भारत सरकार ने यह कोशिश की कि डेडिकेटेड ट्रेन्स, जिसका नाम रखा गया श्रमिक स्पेशल ट्रेन, से उनको अपने राज्यों में भेजा जाएगा। लेकिन इससे भी पूरी तरीके से जो समस्या है उसका समाधान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ये संभव है कि वो प्रवासी मजदूर जो कि मुंबई में फंसे हुए हैं, सूरत में फंसे हुए हैं, तेलंगाना में फंसे हुए हैं, ऐसा जगह है, जो दिल्ली में फंसे हुए हैं, वो ऐसा जगह है जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शंस है। तो वो लोग जब बिहार, यूपी, उड़ीसा जैसे रिमोट एरिया में जाएंगे, गाँव के सुदूरवर्ती एरिया में जाएंगे, तो अब संभव है कि वह लोग भी अब इन्फेक्शंस फैलाते, या फिर कोटा में जो फंसे हुए जो विद्यार्थी छात्र हैं लाखों की संख्या में, वो जब अपने घरों में आएंगे तो उनसे समाज में नए केसेस आने की संभावना बढ़ जाएगी। इन सब चीज़ों से सरकार कैसे निपटेगी, इसके लिए बहुत बड़ी रणनीति की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले एक हफ्ता में देखें तो केसेस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जो पहले लगभग 800 और 1000 संख्या आ रहा था पर डे पॉजिटिव लोगों की संख्या, वह बढ़कर अब 3500 पहुँच चुका है। लगभग अब हर दिन 3500 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। आज संख्या 60,000 हम लोग जबकि सोच रहे थे एक हफ्ता 10 दिन पहले, लोगों को लग रहा था कि जो हम लोग कर्व है जो फ्लैटन करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, वो अब और ज़्यादा विलम्ब हो गया है। संभावना थी कि 25 मई तक हम लोग जो केसेस हैं वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी के दिशा निर्देश के अभी के सिचुएशंस के अनुसार, जबकि कल ही एक एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब ने बोला है कि अभी जून और जुलाई में संभावना है कि यह जो सिचुएशंस है वो अभी और पीक पे जाने की संभावना है और केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे सिचुएशंस में जबकि जान एक तरफ और माल एक तरफ, की हेल्थ के साथ साथ अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक रखा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और इस कोविड ख़त्म होने के बाद भी अगर मान लिया जाए जून में कोविड की समस्या ख़त्म होती है, तो उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से संभालना है, ये बहुत बड़ी समस्या सरकार के साथ साथ लोगों के सामने भी आएंगे। क्योंकि अभी तो केवल सबके लिए प्रायोरिटी है कि हम कैसे अपने जान को बचाएं, हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त हमारी एग्जिस्टेंस बच जाएगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, हम सही दिशा में बढ़ने लगेंगे, तो उस वक्त अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, घर कैसे चलेंगे, लोगों के पॉकेट में पैसे कैसे आएंगे,
लोगों को नौकरियां कैसे मिलेगी, लोगों को काम कैसे मिलेंगे, इन सब बातों के लिए ज़्यादा मुश्किल होते हुए, क्योंकि अभी अगर देखें तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ख़राब हो, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की स्थिति ऐसी है, क्योंकि कोई भी काम धंधा नहीं हो रहा है, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स नहीं चल रहे हैं, सर्विस सेक्टर्स की में बहुत विपरीत असर पड़ा है, खेती में बहुत विपरीत असर पड़ा है। तो जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वह बहुत ही अच्छे प्रगति नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस इसका इफ़ेक्ट लोगों के रोज़गार पर भी पड़ता है, लोगों के आय पर भी पड़ता है, और जब लोगों के पास आय नहीं होगी तो ऑब्वियसली वह टैक्सेस भी नहीं देंगे, टैक्सेस भी कम देंगे, तो सरकार के पास भी, राज्य के पास भी पैसे नहीं आएंगे। और ये बहुत सारी जगह पे आप देख भी रहे होंगे कि लगातार अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी अब धीरे धीरे इस समस्या से निपटने के लिए अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया है, और कई जगहों पे जो सरकारी नौकरी है में लगे हुए लोग हैं उनसे उनकी जो सैलरीज़ हैं वहाँ पे जो सिस्टमेटिक वे में काटने का उन लोगों ने एक योजना बनाया है, जैसे केरला में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ है, और हाल ही में केंद्र सरकार ने भी ये घोषणा की आने वाले जो तीन बार वो DA देते, आई मीन कि 3 छमाही वो जो महंगाई भत्ता देते थे, वो महंगाई भत्ता पे रोक लगा दी गई है। तो आगे जो इन सब चीज़ों से हमें यह कह सकते हैं कि आने वाला जो दिन है, आने वाले जो समय है, वह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं है, खास करके कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि युवाओं के लिए जो रोज़गार की समस्या है वो बहुत तेज़ी से उभरेगी, और बाकी जो और भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वह उनको सुधार करने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे, पटरी पे आने में 1.5 से 2 साल लगेगा। कल ही जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है का जो GDP है इस वर्ष 0 से 4% निगेटिव जाने की संभावना है। तो हम लोग प्रगति नहीं कर रहे हैं बल्कि वो निगेटिव जाने की संभावना है। तो अगर निगेटिव जाएंगे तो निगेटिव से फिर 0 पे आने में समय लगेगा, और 0 पर से फिर धीरे धीरे हम लोग आगे तरफ बढ़ सकते हैं। इन सबों के बीच अगर एक राहत की बात कही जा सकती है तो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक राहत की बात यह है कि विश्व में कच्चे तेलों की कीमत अभी बहुत कम है। चूँकि कच्चे तेल जो हैं वह अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, उसके कैस्केडिंग इफेक्ट अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो चूँकि कच्चे तेल की अभी कीमत कम है तो यह एक अच्छा सिंबल कहा जा सकता है भारत के लिए कि जब अर्थव्यवस्था खुलेगी तो कम से कम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग यूज़ करते थे कच्चे तेल को ख़रीदने में, वह कहीं ना कहीं हम लोग बचा पाएंगे, और उसका जो असर कहीं और सेक्टर्स में हम लोग उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग यह कह सकते हैं कि अगले 15 और जो 20 दिन है वो बहुत चैलेंजिंग है भारत के लोगों के लिए, भारत की सरकार के लिए, और हम सब मिल करके जब तक इस पूरे चैलेंज को अपना चैलेंज बना करके नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक कि बहुत आसान नहीं होगा। विश्व की यह समस्या है, केवल भारत की समस्या नहीं है। तो भारत को भी यह चाहिए, भारत के लोगों को भी यह चाहिए कि यह समस्या से बहुत अच्छे तरीके से निपटने में सरकार को सहयोग करें। अगले वीडियो में फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।